नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। कांग्रेस द्वारा इथेनॉल और पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य में सरप्लस धान से बायो इथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी थी। तब बघेल ने तर्क किया था कि इससे राज्य को आर्थिक लाभ होगा और किसानों को फायदा भी पहुंचेगा। अरुण साव ने आगे कहा कि जब कांग्रेस खुद अपने कार्यकाल में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती थी और इसके लिए केंद्र से गुहार भी लगा चुकी थी, तो अब इस पर विरोध की राजनीति करना अनुचित है। एक तो एथेनॉल किफायती है, पर्यावरण के अनुकूल है और लगातार प्रयोग से ये बात साबित हुई है। और कांग्रेस पार्टी में ये कांग्रेस के नेता अपने अपने हिसाब से कुछ भी जिसके मन में जो आता है बोलते हैं। 2021 में भूपेश बघेल ने स्वयं इथेनॉल बनाने के लिए मांग किया था वित्त मंत्री जी से, और अब उनके नेता बोल रहे हैं तो इन्हें पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। देश में जहां पर भी नया प्रयोग होता है राष्ट्रहित में, उसको लेकर ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्री और भाजपा विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी उपस्थिति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर रही है और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस को उसके अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि कांग्रेस पर पूरे देश ने अविश्वास किया है, हर किसी ने कांग्रेस को जवाब दिया है, फिर कांग्रेस किस मुंह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सार्थक बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक, संगठनात्मक और मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई है। सभी विधायकों को ये मार्गदर्शन दिया गया है कि वे आने वाले समय में राज्य की जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। जिस तरीके से ठान ली, क्या तैयारी है? आज विधायक दल की बैठक थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में सभी विधायकों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज की और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं है, वो अपनी उपस्थिति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है और मुंह तोड़ जवाब देने के दृष्टि से हमारे प्रत्येक विधायक तैयार है। कांग्रेस योग्य है क्या कि अविश्वास प्रस्ताव लाए प्रदेश की सरकार खिलाफ? जिनके ऊपर पूरे देश ने अविश्वास किया है, जिसके पूरे छत्तीसगढ़ ने अविश्वास किया है, तो वो अब किस बात का अविश्वास लेकर के आ रहे हैं। और कहीं न कहीं से मुझे जो लगता है कि वहां पर भी नेतृत्व की दृष्टि से हर कोई अपने उसके दृष्टि से एक दूसरे का विश्वास जीतने की दृष्टि से और अपने कुर्सी को खतरे में पाते हुए ये कोशिश कर रहा है कि इन 2.5 वर्षों में कांग्रेस ने कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, न आरोप लगा पाए, और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अवसर दिया तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन के वरिष्ठ नेता भी आए हुए थे, कोई विशेष फीडबैक? संगठन के माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जम्वाल जी, आदरणीय पवन साय जी ने निश्चित तौर पे हमारे विधायकों के कार्य को लेकर करके और आने वाले समय में कैसे हमको और फोकस होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिले में हमको काम करना है, योजनावार कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें, कैसे हमारा वोट परसेंटेज और बढ़े। आए हुए थे, क्या निर्देश मिले हैं और किस प्रकार के? विधायक दल की जब भी बैठक होती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, हमारे संगठन महामंत्रियों की उपस्थिति में होती है। और उसी तरह की एक विधायक दल की बैठक आज नवा रायपुर के
नए मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इस पे विभिन्न विषयों पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है। हम सब राजनीतिक दल के सदस्य हैं तो राजनीतिक विषयों पर, सांगठनिक विषयों पर, विधानसभा सत्र पर, आगामी जो और संगठन के विषय आते हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है और तदनुरूप सब लोग, सभी विधायक साथी आने वाले समय में बेहतर से बेहतर छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, इस दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्राप्त हुए वरिष्ठ जनों के, उस अनुसार हम सब लोग काम। विधायकों को किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया होगा सदन में उपस्थिति को लेकर? नहीं, वो तो स्वाभाविक तौर पे रहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो हर विषय को एक लॉजिकल मॉनिटरिंग के साथ, लॉजिकल विश्लेषण के साथ करने पे विश्वास करती है। चाहे हमारे संगठन का काम हो, चाहे हमारे सरकार के भीतर किसी दायित्व में हो वो काम हो, चाहे विधानसभा सत्र के भीतर हमारे काम हो, उस सब का एक एनालिसिस होता है और उसके अनुसार बेहतर से बेहतर करने के लिए सभी को प्रेरित करने का काम हमारे वरिष्ठ लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विश्लेषण पर चलती है और सब जो भी अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करता है उसको अप्रिसिएशन भी मिलता है और जो बाकी लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया जाता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे हैं। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। वो उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट्स में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश भर से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता और आत्मीयता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहयोग केंद्र एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनता और कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। सहयोग केंद्र में आने वाले समय में हर एक कार्यकर्ता की बात को पूरी गंभीरता से सुना जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि उनकी जायज समस्याओं का समाधान बिना किसी विलंब के हो सके। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर सहयोग केंद्र में सभी मंत्री क्रमशः बारी बारी आकर यहाँ आने वाले कार्यकर्ताओं की बात सुनना, उनके आवेदन लेना, उनके आवेदन और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना, ये क्रमशः चल रहा है। आज मेरी जिम्मेदारी थी सहयोग केंद्र में बैठने की। आज कुल मिलाकर 166 आवेदन प्राप्त हुए। तकरीबन 500 से अधिक कार्यकर्ता ये 166 आवेदन लेकर आए थे। आवेदन में जहां तक तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करके बात करके निर्देशित करना था, ऐसे आवेदनों पर अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कहा है। ट्यूबवेल हैंडपंप खुदाई की मांग आई, संबंधित विभाग को भेजा है आवश्यक कार्यवाही करने के लिए। ग्राम पंचायतों में, गांव में विकास के मांग के आवेदन बड़ी संख्या में आए हैं, उन पर भी आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग से भी अनेक नगरीय निकाय के पदाधिकारी आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और उनकी मांगों पर विचार करके यही आज मैंने बहुत से नगरीय निकाय के लिए कामों की स्वीकृति यहीं से प्रदान कर दी है। और निश्चित रूप से ये बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। सहयोग केंद्र राज्य भर के कार्यकर्ता अपनी बातों को लेकर आते हैं, एक ही स्थान पर उनकी बात सुनकर उनके आवेदन, उनके मांग पर आवश्यक कार्यवाही हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। आज मेरे साथ सहयोग केंद्र में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन जी, महामंत्री यशवंत जैन जी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज जी, इन लोगों का भी योगदान आज के सहयोग केंद्र में रहा है। कवर्धा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ठाठापुर विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिजली व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों से बिजली आपूर्ति में आ रही बाधाओं को लेकर विस्तृत जानकारियां मांगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने जेई सौरभ द्विवेदी से लगातार बिजली कटौती के कारण पूछे और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों को बार बार बिजली संकट झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विधायक भावना बोहरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने आगे कहा कि जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बिजली जैसी मूलभूत सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या करेंगे बताइए।
की भी बढ़ती है, बात करें बात किया था आपको खाने के लिए खैरा भेजिए में आता है यहाँ आपकी ताकत से मुझे पता ही नहीं, मेरे पास बात मतलब दोबारा फोन मतलब होगा वाइस रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो बैठे लोगों की सूरत में जो बैठे हैं, आपको पता है मेंटेनेंस नहीं करोगे, किसानी का समय है, घर में शादी में हो रहा है, कहाँ से हम लेकर व्यवस्था करें? आपको तो समझना पक्ष यहाँ पे इसका जो व्यवस्था नहीं समझते। कभी आप फोन मेरे पास फोन आकर बोले बिल्कुल जो नहीं बता रहे हैं, आपका डाटा पूछा करके कभी बता रहे हैं, आपको दूसरा कुछ किसान घटी है 50 रेटिंग लगा देते हैं। आप एक चिंता रहता है 3 दिन की लाइट बंद हो रही है, किसान को तो मतलब नहीं क्या करना है, उनको लाइट बंद शादी का खुशी क्या थोड़ी तो घर में हमारे शादी की तैयार लाइट होगी, आप किसान को नहीं बोल रहे बताइए ना, आप कुछ सुनाइए आप जब मेरे सामने तरीके बता दें किसी क्या करते हैं आज चलिए आप एटलीस्ट बहुत ही काफी करने आए यहाँ पे पूरे वैसे 40 से समय तो महिला पाकर लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कोई सरकार आपको काम में लगे, लोगों को जीत रही है ना, हम लोग को नहीं लगाइए पूरी गाँव का लाइट बंद को बोले नहीं और आप इतना घूमकर टेबल दिखा रहे इस तरीके से रिएक्ट करोगे, किसी कैसे करते हुए आप आगे क्या कर देंगे किसानों के साथ चाहे हमारे किसका समझेंगे वो साथ मुझे कैसे दिखाइए अपने साथ। हेलो नमस्कार, हम यहाँ पे ठेका खड़े हैं आपके विभाग के कार्य कार्यालय में, ठीक है, और आपके यही काम जो है सौरभ जी वो भी यहाँ पे खड़े हैं, आपके खुद के भी यहाँ पे लाइट बंद है, ठीक है, विभाग में आप लोग कैसे हो लेगा जितना एंट्री कर रहे हैं क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की शिकायत उनसे दिखाई नहीं दे रही है। आपके जो सौरभ जी है लगातार इनकी शिकायत है जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों को बकौती करना। सबसे बड़ी बात मेरे पास 3-4 किसान ऐसे हैं जिनसे पैसे लिए, ठीक है, आप बोले कार्यालय में किसानों को मिले हैं जैसे आप कार्रवाई करेंगे क्योंकि अभी 4 ऐसे किसान है पीछे सरकार लगातार अलग अलग इससे सब लोगों का बेनिफिट कर रही है, धान की चिंता कर रही है, किसानों की चिंता कर रही है, आप मुझे ध्यान इस तरीके से करेंगे तो कैसे चलेगा? सौरभ जी ने कभी किसी से 9,000 मांगा, किसी से 3,000, किसी से 3500, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, किसान नहीं कहीं गलत में सामने का बात मैंने आपको कल भी 100 से सूचना दी थी, कल लगभग 30 से 40 किसान रेडी और खैर के आसपास मेरे पास मैंने कभी बात की थी आपसे, इसके बाद अगर दौड़े नहीं होगी तो फिर आप देख लीजिए क्या करना है। करवा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो मैं इनका यहाँ से मुख्यालय चेंज करा रहा हूँ यहाँ अभी तुरंत कराइए और दूसरी बात जो भी है मैं किसानों की बात सुनी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन के उरला थाना अंतर्गत मंगलवार की देर शाम को 3D फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई और कुछ मजदूर इस घटना में गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उरला पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और फैक्ट्री प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत व बचाव अभियान शुरू किया। डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर ने बताया कि ये घटना उरला पुलिस स्टेशन के इलाके में मौजूद 3D नाम की कंपनी में हुई है, जो लोहे की प्रोसेसिंग करने वाली फर्म है। भट्टी के पास रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हुआ। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है और वहां मौजूद अन्य लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उरला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 3D जो कंपनी है जो कि आयरन का काम करती है, वहाँ जो ब्लास्ट फर्नेस था उसके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके बाद ब्लास्ट हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम अभी पहुंच रही है। मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंच के जो घटनास्थल है उसको पूरा उसको मतलब क्लोज कर दी है और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको रेस्क्यू करके एक तरफ ले आया गया है। इसके अतिरिक्त एक जो व्यक्ति था उसको रास्ते में ले आते हुए उसका डेथ हुआ है। बाकी यहाँ पे और 2 लोग मजदूर जो थे उन लोगों के वो लोग को भी कैजुअलिटी हुई, बट वो कंफर्मेशन जो है एफएसएल की बस टीम आ रही है। एक बार हमको एग्जैक्ट डिटेल जो है आपके साथ में जैसे एफएसएल टीम आई है कंफर्म कर दी हम शेयर करेंगे। जेडी और अभी जितना अभी हम लोगों ने पूछताछ किया सभी लेबर यहीं पे हैं। अभी तक कोई इंजरी वाला केस हमारे सामने नहीं है। जितनी भी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसको गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया भी जाएगा क्योंकि कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं नंबर कंफर्म कुछ दिन में कर पाऊंगा, कुछ दिन में, बट 1 से लेकर 3 आप मान लीजिए जो हमारे पास नाम है अभी उन लोगों के। बस्तर इलाके में नक्सलवाद खत्म होने और शांति बहाल होने के बाद नक्सली हिंसा के शिकार लोग अब अपने अपने गांव में लौट रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने सपनों का घर बना रहे हैं। बोले बेड़ा गांव के रहने वाले एक ग्रामीण ने बताया है कि यहां पानी की कमी है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हमने कलेक्टर मैडम से पीने की पानी, आंगनबाड़ी, खेल के मैदान और कम्युनिटी हॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि बोले बेड़ा गांव, जिसे पहले नक्सली गतिविधियों के कारण छोड़ दिया गया था, वहां अब लोग वापस आकर बस रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की उस मंशा के अनुरूप है जिसके तहत नक्सल प्रभावित परिवारों को उनके मूल गांव में वापस लाने में मदद की जा रही है। सरकारी निर्देशों के अनुसार जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अपने मूल गांव में घर भी बना रहे हैं और खेती-बाड़ी के कामों में भी लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। यहाँ सबसे ज्यादा पानी का कमजोरी है सर। पूरा पानी खराब है, नदी का पानी पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था होनी जी, पानी का व्यवस्था क्या क्या बन रहा है? समुदाय भवन और ये क्या खेल मैदान बन रहा है सर। और यहाँ आंगनबाड़ी के लिए भी थोड़ी जरूरी है। यहाँ लड़का लड़की मन बहुत ज्यादा है, पढ़ना चाहते हैं जी। अभी कितना दूर जाना पड़ता है? अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर है सर। कलेक्टर आई भी थे यहाँ आई थी सर, हम लोग बताए थे उस चीज को, लेकिन अभी तक तो ध्यान नहीं दिए कोई। बाकी काम शुरू हुआ है? हाँ, बाकी काम शुरू हो रहा है सर, लेकिन कब तक हो जाएगा वो पता नहीं। जल्दी से होगा तो अच्छा। जल्दी से हो जाता तो फिर हम लोग को भी सुविधा हो जाता, बच्चे लोगों के लिए भी, सबके लिए। क्या है यहाँ सब कुछ अभी नया नया आए हैं। हम लोग भी नक्सल पीड़ित में गए थे, यहाँ पूरा नया बस्ती बैठा हुआ है, इसलिए हम लोगों को जल्दी हो जाता तो और अच्छा होता बोलते। क्या हुआ था पहले आप लोगों को? क्यों नारायणपुर? यहाँ फिर नक्सली का कारण में भाग गए थे सर। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ 3 घर बचे थे बस। सब लोग भाग गए थे नारायणपुर। अब जहाँ कैंप बैठे हैं वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। अभी नया नया घर बनाए हैं वो बांस वाला, तो उसमें अभी रह रहे हैं। कुछ लोग का आवाज भी कुछ लोगों का आवाज स्वीकृत हो गया है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। उनको भी होना चाहिए? उनको भी होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? राजू राम हुसैन। प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप एवं राज्य में मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप नक्सल प्रभावित जो परिवार थे, जो नक्सल की वजह से नारायणपुर आके बस गए थे, वो अपने गांव में वापस जाने लगे। बालेबेड़ा उन गांव में से एक गांव है, गारपा उन गांव में से एक गांव है। जहां पे जो लोग नक्सल पीड़ित थे वो छोड़ के नारायणपुर आ गए थे, वो पुनः अपने गांव वापस लौट गए हैं। और गांव लौटने के पश्चात उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी
भी शासन की मंशा अनुरूप उनको प्रोवाइड की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उनको लाभान्वित किया जा रहा है, और जो लोग वापस लौटे हैं वो अपना आवास भी अपने ही मूल गांव में बना रहे हैं एवं कृषि कार्य वहां पे करने के लिए उत्सुक हैं। बालेबेड़ा गांव में जो स्कूल का संचालन है वो चालू कर दिया गया है एवं बिल्डिंग की स्वीकृति भी दे दी गई है। जल्द ही हमारा प्रयास रहेगा कि जो गांव वापस लौटे हैं और जो मूल गांव में निवासरत थे सभी को शासन के मंशा अनुरूप जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो वहां पे मिले। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बंद रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।